हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि CSI नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है PI3 काइनेज AKT काइनेज पाथवे, जो सेल सिग्नलिंग का पोर्शन है फोर्थ यूनिट का। तो PI3 काइनेज और AKT काइनेज पाथवे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो PI3 काइनेज जो AKT काइनेज पाथवे है, उसका फंक्शन मैं पहले बता देता हूँ कि उसका फंक्शन क्या है। उसका फंक्शन है इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस और स्टिमुलेट सेल सर्वाइवल। तो PI3 काइनेज और AKT काइनेज पाथवे का जो भी फंक्शन है, उसका फंक्शन है कि एपोप्टोसिस जो सेल का जो डेथ होता है उसको रोकना, इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस, और जो सेल को प्रोलिफरेशन में और सर्वाइवल में सेल को डेथ होने से बचाने का काम करता है PI3 काइनेज और AKT काइनेज पाथवे। तो उसका जो पाथवे है, किस तरीके से वो काम करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर है RTK रिसेप्टर। तो जो भी PI3 काइनेज और AKT काइनेज पाथवे है, वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू काम करता है। जो भी PI3 काइनेज पाथवे है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे से काम करता है। मैंने बार डिस्कस किया था रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के बारे में, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज किस तरीके से एक्टिवेशन होता है। तो यहाँ पर कोई सिग्नल मॉलिक्यूल है, सिग्नल मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पर रिसेप्टर का क्या हुआ, डाइमरेशन हुआ। अगर मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट था तो रिसेप्टर का डाइमरेशन हुआ। यहाँ पर मैंने बताया दो रीजन होता है रिसेप्टर का, साइटोप्लाज्मिक डोमेन में दो रीजन है। एक रीजन है जिसका नाम है टायरोसिन काइनेज डोमेन। रिसेप्टर का एक्टिवेशन होने के बाद टायरोसिन काइनेज डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप ऐड होके ऑटोक्रॉस फॉस्फोरेशन यहाँ पर होता है। टायरोसिन काइनेज डोमेन के ठीक नीचे एक और डोमेन है जिसका नाम है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो टायरोसिन काइनेज डोमेन फॉस्फोटायरोसिन डोमेन को फॉस्फोरेशन करवा के यहाँ पर भी फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में भी टायरोसिन रेसिड्यू में यहाँ पर भी फॉस्फोरेशन को ऐड करके यहाँ पर भी फॉस्फोरेशन करवाता है। और जब भी फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में, ये है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन। तो ये जो फॉस्फोटायरोसिन डोमेन है, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन एक्ट एज ए बाइंडिंग साइट फॉर मेनी डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन। तो यहाँ पर हर तरीके का प्रोटीन, जो प्रोटीन एसिस्ट डोमेन और PTB डोमेन, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट, जो भी एसिस्ट डोमेन और PTB डोमेन जिस प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, वही प्रोटीन यहाँ पर आके और फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में आके यहाँ पर बाइंड होगा। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि यहाँ पर जो डोमेन है फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में एक प्रोटीन बाइंड हुआ, एक काइनेज बाइंड हुआ जिसका नाम है PI3 काइनेज, जिसका नाम है फॉस्फोइनोसिटाइड काइनेज, PI3 काइनेज। तो PI3 काइनेज वेरियस टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप उसका PI3 काइनेज का हो सकता है। तो PI3 काइनेज यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन आकर यहाँ पर बाइंड हुआ। तो कुछ PI3 काइनेज का एक्टिवेशन और PI3 काइनेज का यहाँ पर बाइंडिंग होना, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि PI3 काइनेज बीटा गामा कॉम्प्लेक्स भी, बीटा जो जी प्रोटीन का जो बीटा गामा कॉम्प्लेक्स है, GBCR रिसेप्टर का जी प्रोटीन का, तो बीटा गामा कॉम्प्लेक्स भी PI3 काइनेज का बाइंडिंग और एक्टिवेशन का काम करता है। यहाँ पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के थ्रू PI3 काइनेज का एक्टिवेशन होता है। तो PI3 काइनेज यहाँ पर सिग्नल आया, रिसेप्टर का डाइमरेशन हुआ, डाइमरेशन होने के बाद ऑटोक्रॉस फॉस्फोरेशन हुआ, टायरोसिन काइनेज डोमेन में ऑटोक्रॉस फॉस्फोरेशन हुआ। ऑटोक्रॉस फॉस्फोरेशन होने के बाद यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरेशन हुआ, और यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में PI3 काइनेज आके यहाँ पर बाइंड हुआ। PI3 काइनेज यहाँ पर मेम्ब्रेन में एक PIP2 है जिसका नाम है फॉस्फोइनोसिटाइड बिसफॉस्फेट PIP2। तो यहाँ पर फॉस्फोइनोसिटाइड बिसफॉस्फेट PIP2 जो है, PIP2 को क्लिप करने का काम करता है PI3 काइनेज। जो PI3 काइनेज है, PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप करके PIP3 में कन्वर्ट करता है। PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप करके PIP3 फॉस्फोइनोसिटाइड 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट, PIP3 फॉस्फोइनोसिटाइड 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। तो PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप करके PIP3 में कन्वर्ट करता है मेम्ब्रेन में। और PIP3 के साथ
यहाँ पर जब PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप करके PIP3 में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर AKT काइनेज और PDK1, जो AKT काइनेज है और PDK जो ऑन है, दो प्रोटीन और दो कंपाउंड यहाँ पर आके PIP3 के साथ जाके यहाँ पर बाइंड होता है। किस डोमेन से? किस डोमेन के थ्रू? पीएच डोमेन, जिसे प्लेक्स्ट्रीन होमोलॉजी डोमेन भी, प्लेक्स्ट्रीन होमोलॉजी डोमेन। तो यहाँ पर PDK1 और जो AKT काइनेज है, PDK1 और AKT काइनेज PIP3 के साथ पीएच डोमेन के थ्रू बाइंड हुआ। पीएच डोमेन जिसका हम कहते हैं प्लेक्स्ट्रीन होमोलॉजी डोमेन। तो PDK1 और AKT काइनेज PIP3 के साथ यहाँ पर पीएच डोमेन के थ्रू यहाँ पर बाइंड हुआ। ये PDK बाइंड होने के बाद PDK जो 1 है, PDK1 नाम है फॉस्फोइनोसिडाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। PDK1 फॉस्फोइनोसिडाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज PDK1। तो PDK जो 1 है, PDK1 AKT जो काइनेज है, PDK1 एक्टिवेशन होने के बाद PDK1 AKT काइनेज ग्रुप में यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। जो PDK1 है, फॉस्फोइनोसिडाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज PDK1 AKT काइनेज में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके AKT काइनेज को एक्टिवेशन करता है। पहले PIP3 के साथ PDK1 आकर बाइंड हुआ। PDK1 एक्टिवेशन होने के बाद PDK1 AKT काइनेज में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके AKT काइनेज को एक्टिवेशन किया। AKT काइनेज साइटोसोल में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब PIP3 का कंसर्न, जब PI3 काइनेज PIP2 को क्लिप करके PIP3 में कन्वर्ट करता है, PIP3 का कंसंट्रेशन जब भी इंक्रीज होता है, तब AKT काइनेज यहाँ पर मेम्ब्रेन में आके PIP3 के साथ आके बाइंड होता है। जब PIP3 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तब AKT काइनेज PIP3 के साथ यहाँ पर मेम्ब्रेन में आके पीएच डोमेन के थ्रू यहाँ पर बाइंड होता है। तो PDK1 जब AKT काइनेज में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके AKT काइनेज को एक्टिवेशन किया, AKT काइनेज मेम्ब्रेन से डिसोसिएट होके यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में आया। AKT काइनेज यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में यहाँ पर आया। AKT काइनेज को प्रोटीन काइनेज बी भी कहा जाता है और सेरिन थ्रेनिन काइनेज भी कहा जाता है। AKT काइनेज को प्रोटीन काइनेज बी भी कहा जाता है और सेरिन थ्रेनिन काइनेज भी कहा जाता है AKT काइनेज को। तो किस तरीके से AKT काइनेज और प्रोटीन काइनेज भी, जिसे हम सेरिन थ्रेनिन काइनेज भी कहते हैं, तो वो किस तरीके से एक्टिवेशन हुआ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर सिग्नल आया, सिग्नल आने के बाद रिसेप्टर का डायमराइजेशन हुआ। डायमराइजेशन होने के बाद यहाँ पर जो टायरोसिन काइनेज डोमेन था, टायरोसिन काइनेज डोमेन का ऑटोक्रोस फॉस्फोरेशन हुआ। टायरोसिन काइनेज डोमेन यहाँ पर फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया। फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में PI3 काइनेज यहाँ पर आके बाइंड हुआ। PI3 काइनेज मेंबर में PIP2 जो कंपाउंड है, फॉस्फोइनोसिडाइड बिसफॉस्फेट, PIP2 को क्लिप करके PIP3 में कन्वर्ट किया। PIP3 का नाम है फॉस्फोइनोसिडाइड 3,4,5 ट्राइफॉस्फेट। PIP3 में कन्वर्ट होने के बाद PDK1 PIP3 के साथ बाइंड हुआ। किसके थ्रू? पीएच डोमेन के थ्रू। PDK1 PIP3 के साथ बाइंड हुआ पीएच डोमेन के थ्रू, जिसे हम कहते हैं प्लेक्स्ट्रीन होमोलॉजी डोमेन। PDK1 एक्टिवेशन होने के बाद AKT काइनेज को फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके AKT काइनेज को एक्टिवेशन किया और AKT काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद AKT काइनेज मेम्ब्रेन से डिसोसिएट होके यहाँ पर साइटोसोल में आ गया। और AKT काइनेज को एक्टिवेशन होने के बाद क्या क्या फंक्शन और क्या क्या काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। और AKT काइनेज को प्रोटीन काइनेज भी और सेरिन थ्रेनिन काइनेज भी कहा जाता है। AKT काइनेज किस तरीके से फंक्शन करता है वो हम देखेंगे। AKT काइनेज किस तरीके से AKT काइनेज और जिसे हम प्रोटीन काइनेज बी भी कहते हैं, AKT काइनेज और प्रोटीन काइनेज बी किस तरीके से परफॉर्म करता है और क्या क्या रोल प्ले करता है सेल सिग्नलिंग में, वो हम डिस्कस करेंगे। जो AKT काइनेज यहाँ पर दिखाया, वो जो प्रोटीन काइनेज बी है, एक काइनेज है। तो AKT काइनेज बैड प्रोटीन के ऊपर, बैड जो प्रोटीन है, बैड प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करता है। AKT काइनेज बैड प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके बैड प्रोटीन को इनएक्टिवेशन करता है। इनएक्टिव। तो यहाँ पर AKT काइनेज बैड प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके बैड प्रोटीन को इनएक्टिव करता है।
और बैट प्रोटीन का फंक्शन क्या है? बैट प्रोटीन एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है। बैट प्रोटीन एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि सेल का एपोप्टोसिस ऑफ सेल में मदद करता है। तो यहाँ पर AKT काइनेज बैट प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके बैट प्रोटीन को इनएक्टिव करता है। अगर बैट प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है यहाँ पर, तो बैट नॉर्मली क्या फंक्शन करता था? बैट नॉर्मली एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। अगर बैट प्रोटीन यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है तो बैट प्रोटीन एपोप्टोसिस को एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो मैंने पहले ही बताया था AKT काइनेज स्टोनेट सेल सर्वाइवल का रोल प्ले करता है और AKT काइनेज इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर AKT काइनेज बैट प्रोटीन को इनएक्टिव करके एपोप्टोसिस का इनहिबिशन करता है। और बैट प्रोटीन नॉर्मली एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो BCL2 फैमिली मेंबर का होता है और बैट प्रोटीन एपोप्टोसिस ऑफ सेल और सेल का एपोप्टोसिस करने के लिए काम करता है, मदद करता है। अगर बैट प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है तो यहाँ पर एपोप्टोसिस नहीं होगा। AKT काइनेज MDM2 प्रोटीन को एक्टिव करता है। MDM2 एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज प्रोटीन है। E3 यूबिक्विटिन लाइगेज प्रोटीन है MDM2। तो MDM2 P53 का डिग्रेडेशन करता है सेल में। MDM2 नॉर्मली क्या करता है? P53 का डिग्रेडेशन करता है। अगर AKT काइनेज MDM2 को एक्टिवेशन कर देगा, यहाँ पर MDM2 एक्टिव कौन करता है? AKT काइनेज MDM2 को एक्टिव करता है। MDM2 एक्टिवेशन होने के बाद P53 का डिग्रेडेशन करवाता है। अगर P53 का डिग्रेडेशन हो जाता है, यहाँ पर P53 का डिग्रेडेशन होने के बाद यहाँ पर इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस नॉर्मली P53 एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। अगर यहाँ पर P53 का डिग्रेडेशन हो जाता है, P53 डिग्रेड हो जाता है, सेल से डिग्रेड हो जाता है, तो यहाँ पर एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो MDM2 एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है। AKT काइनेज जो एक फॉक्सो प्रोटीन है, फॉक्सो प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। AKT काइनेज फॉक्सो जो प्रोटीन है, फॉक्सो प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। फॉक्सो नॉर्मली क्या करता है? यहाँ पर देखिए कि नॉर्मली क्या करता है? फॉक्सो प्रोटीन एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है बीम प्रोटीन। और बीम एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है बीम, जो क्या करता है? एपोप्टोसिस में रोल प्ले करता है। तो बीम फॉक्सो प्रोटीन नॉर्मली बीम प्रोटीन को एक्टिवेशन करता है और बीम प्रोटीन एक प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। अगर फॉक्सो यहाँ पर इनहिबिट हो गया, अगर AKT काइनेज ने फॉक्सो को इनहिबिट कर दिया, तो फॉक्सो प्रोटीन क्या करता है? फॉक्सो प्रोटीन बीम प्रोटीन को एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा। अगर बीम प्रोटीन एक्टिवेशन नहीं होगा तो यहाँ पर एपोप्टोसिस नहीं होगा। फॉक्सो प्रोटीन क्या करता है? AKT काइनेज अगर फॉक्सो प्रोटीन को इनहिबिट करता है, फॉक्सो प्रोटीन बीम प्रोटीन को एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा। अगर बीम प्रोटीन एक्टिवेशन नहीं होगा तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो फॉक्सो नॉर्मली क्या करता है? फॉक्सो नॉर्मली बीम प्रोटीन का एक्टिवेशन करके एपोप्टोसिस को इंड्यूस करता है। अगर फॉक्सो इनहिबिट हो गया तो बीम प्रोटीन एक्टिवेशन नहीं होगा, एपोप्टोसिस यहाँ पर नहीं होगा। तो इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस। AKT काइनेज एक जो GS की ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 है, AKT काइनेज ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके यहाँ पर GSK3 को इनएक्टिव कर देता है। AKT काइनेज GSK3 के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके GSK3 को इनहिबिट करता है। GSK3 अगर इनहिबिट हो गया तो GSK3 जो है MCL जो ऑन है, MCL ऑन जो प्रोटीन है, MCL ऑन को इनहिबिट करता है। GSK3 नॉर्मली क्या करता है? GSK3 नॉर्मली MCL ऑन को इनहिबिट करता है। MCL ऑन एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। MCL1 एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। तो जो GSK3 है, GSK3 नॉर्मली क्या करता है? MCL1 प्रोटीन को इनहिबिट करता है। GSK3 MCL1 एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। एंटी एपोप्टोटिक मतलब कि वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। एंटी एपोप्टोटिक
एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। तो MCL1 जो प्रोटीन है एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। तो यहाँ पर MCL1 को नॉर्मली GSK3 क्या करता है, नॉर्मली GSK3 MCL1 को इनहिबिट करता है। अगर MCL1 इनहिबिट हो गया तो MCL1 एपोप्टोसिस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर एपोप्टोसिस होगा। पर AKT काइनेज यहाँ पर क्या करता है, AKT काइनेज GSK3 को इनहिबिट करता है। AKT काइनेज GSK3 को इनहिबिट करता है। अगर GSK3 इनहिबिट हो गया तो GSK3 जो नॉर्मली करता था MCL1 को इनहिबिट, तो GSK3 अगर खुद इनहिबिट हो गया तो MCL1 यहाँ GSK3 अगर खुद इनहिबिट हो गया तो GSK3 यहाँ पर MCL1 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। अगर MCL1 यहाँ पर इनहिबिट नहीं होगा तो MCL1 यहाँ पर एक्टिव होगा। अगर MCL1 यहाँ पर एक्टिव होगा तो MCL एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस को इनहिबिशन करवाता है। तो PI3 AKT काइनेज का पाथवे का मेन पर्पस ही है कि एपोप्टोसिस को इनहिबिशन करना और स्टिमुलेशन ऑफ सेल सर्वाइवल। तो यहाँ पर नॉर्मली जो काम करता है BAT जो है, BAT नॉर्मली क्या करता है, BAT नॉर्मली एपोप्टोसिस करवाता है। अगर AKT काइनेज BAT को इनहिबिट करता है बाय द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो BAT अगर इनहिबिट हो गया तो इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस नहीं होगा। P53 नॉर्मली क्या करता है, एपोप्टोसिस करवाता है P53। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर AKT काइनेज MDM2 को एक्टिव करता है जो एक E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, MDM2 P53 को डिग्रेडेशन करवाता है सेल में। अगर P53 डिग्रेडेशन हो गया तो यहाँ पर एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो यहाँ पर फॉक्सो जो है, फॉक्सो नॉर्मली बीम प्रोटीन को एक्टिवेशन करके एपोप्टोसिस का इंड्यूस करता है। अगर फॉक्सो इनहिबिट हो गया तो फॉक्सो बीम प्रोटीन को एक्टिवेशन नहीं कर पाएगा और यहाँ पर एपोप्टोसिस नहीं होगा। तो हर मेन जो फंक्शन है उसका पर्पस ये है एपोप्टोसिस नहीं होना और एपोप्टोसिस को इनहिबिशन करना। और GSK3 इनहिबिट करता है MCL1 को। MCL1 एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। अगर MCL1 को इनहिबिट करता है तो GSK3 क्या करता है, नॉर्मली एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। अगर AKT काइनेज GSK3 को इनहिबिट कर देता है तो AKT काइनेज अगर GSK3 को इनहिबिट करता है तो GSK3 MCL1 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा और MCL1 यहाँ पर एक्टिव रहेगा। और MCL1 अगर एक्टिव रहा तो MCL1 एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर देगा। तो PI3 काइनेज और AKT काइनेज का पाथवे का मेन पर्पस ये है स्टिमुलेशन ऑफ सेल सर्वाइवल एंड इनहिबिशन ऑफ एपोप्टोसिस। तो ये था PI3 काइनेज और AKT काइनेज के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं सेल सिग्नलिंग का नए टॉपिक को लेकर। तो PI3 काइनेज और AKT काइनेज का पाथवे यही है कि जो भी यहाँ पर रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का थ्रू एक्टिवेशन हुआ और जो रिसेप्टर एक्टिवेशन होने के बाद ऑटोक्रॉस ऑफ फॉस्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज डोमेन, देन फॉस्फोरिलेशन ऑफ फॉस्फोटायरोसिन डोमेन, फॉस्फोटायरोसिन डोमेन में बाइंड हुआ PI3 काइनेज। PI3 काइनेज मेम्ब्रेन में जो PIP2 है उसको क्लिप करके PIP3 में कन्वर्ट किया। PIP3 के साथ PDK1 और बाइंड हुआ AKT काइनेज। PDK1 एक्टिवेशन होने के बाद AKT काइनेज को फॉस्फोरिलेशन किया। AKT काइनेज एक्टिवेशन होने के बाद AKT काइनेज मेम्ब्रेन से डिसोसिएट हो गए, साइटोसोल में आया। AKT काइनेज साइटोसोल में आने के बाद AKT काइनेज बहुत सारे फंक्शन रोल प्ले करता है जैसे कि BAT, MDM2, फॉक्सो, GSK3। तो इसका मेन पर्पस ये है कि एपोप्टोसिस को इनहिबिशन करना और स्टिमुलेशन ऑफ सेल सर्वाइवल। तो ये था PI3 काइनेज और AKT काइनेज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।